नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। सभी को झारखंडी जोहार। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों का एग्जाम भी बहुत ही अच्छा गया होगा। सीजीएल के एग्जाम जो है वो हुआ है और आप में से कई मेरे साथियों को ऐसा लगा होगा कि सीजीएल का जो एग्जाम है वो काफी टफ रहा है। जेएसएससी के द्वारा काफी टफ क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जेएसएससी के द्वारा बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप में से जो भी मेरे प्यारे साथी हैं जो कि 1 साल 2 साल 2.5 साल मेहनत किए हैं, कंटिन्यू पढ़ाई किए हैं, उनको सभी क्वेश्चंस जो है वो समझ में आए होंगे। ठीक है। अगर हम लोग जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम की बात करें तो जेएसएससी के द्वारा ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चंस जो है वो सेट किया गया है। और इसके पहले जेएसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स लिए गए थे, अब तक किसी भी एग्जाम में इतने स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हमें देखने को नहीं मिले थे। ये पहला एग्जाम है जहां पे क्वेश्चंस जो है वो काफी अच्छे देखने को मिले हैं। और इससे हमें कहीं ना कहीं ये तो पता चल गया है कि जेएसएससी के द्वारा जो आगे एग्जाम्स लिए जाएंगे उनका लेवल जो है वो क्या रहने वाला है और किस तरीके से आप एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या क्या सिलेबस है जो आपको पढ़ना पड़ेगा और कौन से लेवल का पेपर आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा, सभी चीजें आपको आई होप सो इस एग्जाम से पता चल गई होगी। ठीक है। सीजीएल के एग्जाम की अगर बात करें, सीजीएल के एग्जाम में 3 पेपर होते हैं, आप सभी को पता होगा। पेपर 1 जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर है, जो कि लैंग्वेज पेपर है। पेपर 2 जो कि एक रीजनल लैंग्वेज पेपर है। पेपर 3 जो कि एक कंबाइंड पेपर है, जो कि जनरल पेपर भी कहते हैं, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, झारखंड जीके, जीके, साइंस सभी के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो 21 सितंबर को पेपर 3 में झारखंड जीके के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और उन क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होगा, आइए इसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। ठीक है। आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका डाउट क्या है, आपको क्या परेशानी हुई है। हम लोग पेपर 3 के बारे में बात कर रहे थे, तो आप सभी को पता होगा कि पेपर 3 में 40 क्वेश्चंस जो है वो झारखंड जीके के पूछे गए थे। तो आज के इस क्लास में हम लोग उन्हीं 40 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपसे पेपर 3 में पूछा गया था झारखंड जीके से। और हम लोग आज के इस क्लास में 21 सितंबर के पेपर के बारे में बात करेंगे। कल का जो क्लास हमारा होगा उसमें हम लोग 22 सितंबर के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के इस क्लास में हम लोग 21 सितंबर के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप में से मेरे जो भी साथी हैं जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो दिया हुआ है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि जेएसएससी के द्वारा पूछा गया है। और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, आप बहुत ही आसानी से उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते थे। पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग की रिपोर्ट जो कि 1989 में पब्लिश किया गया था, उसके आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्रों में झारखंड को किस क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है। तो योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट जो कि 1939 में पब्लिश की गई थी, उसमें कृषि जलवायु क्षेत्र में झारखंड को किस क्षेत्र के अंतर्गत बांटा गया था। तो अगर हम लोग इसके सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर होगा पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र। चूंकि झारखंड भारत के पूर्वी भाग में आता है इसलिए पूर्वी, और झारखंड पठारी और पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए पूर्वी और पठारी क्षेत्र जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी पठारी और पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये आप भारत का मैप देखेंगे, भारत के मैप में यहां से आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। यहां पे कहीं ना कहीं हमारा झारखंड आता है। तो झारखंड भारत के पूर्वी भाग में है इसलिए पूर्वी पठारी, और झारखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए पूर्वी पठारी और पहाड़ी क्षेत्र, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन तीरंदाजी नहीं है। यानी यह पूछा गया है कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है उन ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी खिलाड़ी है जो कि आर्चरी प्लेयर नहीं है, तीरंदाजी खिलाड़ी नहीं है। आप बहुत ही आसानी से इसका सही आंसर दे सकते थे। अगर हम लोग
बात करें मधुमिता कुमारी की, मधुमिता कुमारी एक आर्चरी प्लेयर है। अगर हम लोग बात करें पूर्णिमा महातो की, पूर्णिमा महातो एक आर्चरी प्लेयर है, तीरंदाजी खिलाड़ी हैं। दीपिका कुमारी की बात करें, दीपिका कुमारी भी एक तीरंदाजी खिलाड़ी हैं। यानी ए, ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों आंसर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये तीनों तीरंदाजी खिलाड़ी हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी सही आंसर होगा, अरुणा मिश्रा। ये आप अरुणा मिश्रा को देख रहे हैं और ये एक बॉक्सर हैं। अगर हम लोग बात करें आर्चरी प्लेयर की, तीरंदाजी खिलाड़ी की, तो मधुमिता कुमारी तीरंदाजी खिलाड़ी हैं, पूर्णिमा महातो ये भी तीरंदाजी खिलाड़ी हैं, दीपिका कुमारी ये भी तीरंदाजी खिलाड़ी हैं, लेकिन अरुणा मिश्रा जो है एक बॉक्सर हैं। और ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का भी सही आंसर दे सकते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है वो मुख्य रूप से अविवाहित लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है? यानी ये कौन से त्योहार हैं जो वे लड़कियां मनाती है जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनका विवाह नहीं हुआ है। तो निम्न में से कौन सा ऐसा फेस्टिवल है, निम्न में से कौन सा ऐसा त्योहार है जो कि अविवाहित महिलाएं मनाती हैं जिनकी शादी नहीं हुई है? अगर हम लोग बात करें सरहुल की, तो सरहुल जो है वो क्या होता है? सरहुल जो है वो विवाहित महिलाओं के द्वारा भी मनाया जाता है और अविवाहित महिलाओं के द्वारा भी मनाया जाता है। तो सरहुल हमारा सही आंसर नहीं हो सकता है। अगर हम लोग बात करें सोहराई की, तो सोहराई क्या है? एक पेंटिंग है। सोहराई क्या है? एक पेंटिंग है। अगर वंदना की बात करें, वंदना की, तो वंदना अविवाहित और विवाहित दोनों के द्वारा, लेकिन ये जो टूसू है, टूसू, ये टूसू केवल अविवाहित महिलाओं के द्वारा ही मनाया जाता है। यानी ये टूसू जो है वो अविवाहित महिलाएं ही सेलिब्रेट करती है, अविवाहित महिलाओं के द्वारा ही ये त्योहार जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग बहुत ही आसानी से इसका सही आंसर भी दे सकते थे। ठीक है, तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे, बस आपको उसके बारे में पता नहीं था। अगला क्वेश्चन अगले बात करते हैं, ये देखिए, ये है टूसू। टूसू इस प्रकार से टूसू मनाया जाता है और ये अविवाहित महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसकी मदद से किया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन। हम लोगों ने बोकारो स्टील प्लांट के बारे में कई बार डिस्कस किया है कि 1964 को, कब? 1964 को बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। ये कौन से कंपनी की स्टील प्लांट है? ये सेल का स्टील प्लांट है, SAIL, सेल। सेल का मतलब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी USSR के द्वारा। किसके द्वारा? USSR। आज के टाइम पे हम लोग जिसे रूस के नाम से जानते हैं, वो पहले USSR था और सोवियत संघ बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, रूस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप इसका भी आंसर दे सकते थे कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना USSR यानी सोवियत संघ के द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है, ठीक है, चलिए, ये आप बोकारो स्टील प्लांट देख रहे हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964, बिल्कुल सही आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पहला ईसाई मिशन झारखंड आया था? हाँ, ये आप मान सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। आप में से कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ईसाई मिशन सबसे पहले झारखंड आया था। ये मानते हैं ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया था। गौशनर मिशन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, गौशनर मिशन सबसे पहले झारखंड आया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर केवल वही लोग बता पाएंगे जिन लोगों ने अच्छे से झारखंड जीके की पढ़ाई जो है वो की है। ठीक है, आइए बात करते हैं, झारखंड में प्रवेश करने वाला पहला मिशन गौशनर मिशन था जो कि 1845 में हुआ था। ठीक है, 2 नवंबर 1845 में रांची में इसका प्रवेश हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाता
कि गौशनर मिशन कब झारखंड में प्रवेश हुआ था। गौशनर मिशन का प्रवेश झारखंड में 2 नवंबर 1845 में। कहां पे? रांची में। ठीक है, तो यहां पे पूछा गया है कौन सा पहला ईसाई मिशन झारखंड आया था? गौशनर मिशन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की तारीफ करनी पड़ेगी जेएसएससी के द्वारा कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है, चलिए आइए, रोहिणी देवघर में 1857 के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज मेजर की हत्या स्थानीय सैनिकों के द्वारा की गई थी? 1857 का विद्रोह आप सभी को पता होगा। 1857 का विद्रोह आप लोग पढ़े होंगे। 1857 का जो विद्रोह है उसका प्रभाव हमारे झारखंड में भी देखने को मिलता है। झारखंड के देवघर जिले के रोहिणी गांव में एक अंग्रेज मेजर की हत्या कर दी जाती है और उनका नाम क्या है? नॉर्मन लेस्ली। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? नॉर्मन लेस्ली। नॉर्मन लेस्ली की हत्या जो है वो कर दी जाती है 1857 में। कहां पे? देवघर में। क्लियर? चलिए आइए, यह भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। रोहिणी देवघर में 16 जून 1857 को सैन्य विद्रोह के दौरान स्थानीय सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारी सर नॉर्मन लेस्ली और उनके सहकर्मी डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सलामत अली और अमानत अली शेख हारून को गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया गया था। जहां पर उन्हें फांसी पर लटकाया गया था वो आज शहीद स्थल है। तो आप देख सकते हैं कि रोहिणी जो कि देवघर में है, 16 जून 1857 में एक सैन्य विद्रोह के दौरान स्थानीय सैनिकों ने सर नॉर्मन लेस्ली और उनके सहकर्मी डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो सर नॉर्मन लेस्ली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नॉर्मन लेस्ली। क्लियर? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि जेएसएससी के द्वारा पूछा गया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्या अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन। आप लोगों को तिलका मांझी के बारे में अच्छे से बताया गया था। तिलका मांझी का एक अलग से सेशन भी लिया गया था जिसमें आप लोगों को तिलका मांझी के जीवन के बारे में बताया गया था। यह भी बताया गया था कि तिलका मांझी को बिहार के भागलपुर में अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी। कब? 1785 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1785 में तिलका मांझी, जिसे जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता था, उन्हें अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग पढ़े होते तो इस क्वेश्चन का बहुत ही आसानी से सही आंसर दे सकते थे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा। ऑप्शन ए यानी 1785 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 11 फरवरी 1750 में सुल्तानगंज में इनका जन्म होता है और 13 जनवरी 1785 में इनकी मृत्यु होती है। बिहार के भागलपुर में अंग्रेजों के द्वारा इन्हें फांसी जो है वो दे दी जाती है। ठीक है, ठीक है, चलिए अच्छा, अल्बर्ट एक्का को निम्न में से किस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुई थी? यानी ये पूछा जा रहा है कि परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का, यहां पे दो चार शब्द हैं जो कि जुड़े हुए नहीं है। क्या? परमवीर चक्र सम्मानित। परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का निम्नलिखित में से किस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुए थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन। अल्बर्ट एक्का जी के बारे में हम लोगों ने कई बार देखा था। अल्बर्ट एक्का जी की अगर बात करें, 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें ये लड़ते हुए शहीद हो गए थे। बाद में भारत सरकार के द्वारा इन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में ये शहीद हो गए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है और इनके नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम भी रखा गया है। याद रहेगा सभी को, इनके नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का भी नाम रखा गया है। ठीक है,
चलिए अल्बर्ट एक्का की बात करते हैं। तो ये आप अल्बर्ट एक्का को देख सकते हैं, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, उस युद्ध में ये शहीद हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप लोगों से ये पूछा गया था कि कौन सा जो है वो सही मिलान नहीं है होगा, नहीं है। ठीक है, सही मिलान नहीं है, नहीं है, सही मिलान नहीं है। कौन सा गलत है आपको बताना था, कौन सा गलत है। तो अगर हम लोग बात करें दसम वाटरफॉल, हाँ रांची में है। जोन्हा वाटरफॉल ये भी रांची में है। सदनी वाटरफॉल ये भी गुमला में है, यानी बिल्कुल तीनों सही है। दसम वाटरफॉल की बात करेंगे रांची में है, जोन्हा वाटरफॉल रांची में है, सदनी वाटरफॉल ये भी गुमला में है। यानी ऑप्शन ए, बी और सी सही है। अब अगर ये तीनों सही है यानी ऑप्शन डी गलत होगा। हाँ जी, पंचघाघ वाटरफॉल लातेहार में नहीं है। ये कहां पे है, ये खूंटी में है। कहां पे है, खूंटी में है। पंचघाघ जलप्रपात कहां पे है, खूंटी में है। पंचघाघ वाटरफॉल खूंटी में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है, तो दसम वाटरफॉल रांची में है, बिल्कुल सही है। जोना वाटरफॉल रांची में है, बिल्कुल सही है। सदनी वाटरफॉल गुमला में है, बिल्कुल सही है। पंचघाघ वाटरफॉल जो है वो लातेहार में नहीं बल्कि खूंटी में है, और ये है आप देख सकते हैं पंचघाघ वाटरफॉल। ठीक है, तो ये कहां पे है, खूंटी में है। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा, पंचघाघ वाटरफॉल, पंचघाघ जलप्रपात लातेहार। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा यहां पे। ठीक है, क्लियर। आइए और देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। जे बार्थोलोमेव किस कॉलेज के छात्र थे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। संत कोलंबो कॉलेज, संत कोलंबो कॉलेज ऑप्शन बी क्या होगा, संत कोलंबो कॉलेज ऑप्शन बी। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के द्वारा भूमिज विद्रोह को क्या नाम दिया गया था। अगर आपने भूमिज विद्रोह के बारे में पढ़ा होता तो आपको पता होता कि भूमिज विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा गंगा नारायण का हंगामा नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, गंगा नारायण का हंगामा। अब गंगा नारायण का हंगामा ऑप्शन में कहां पे है, तो आप देखेंगे ऑप्शन बी में दिया हुआ है गंगा नारायण का हंगामा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गंगा नारायण का हंगामा। ठीक है, तो अंग्रेजों के द्वारा भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा नाम दिया गया था। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं। अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा था। हालांकि इतिहासकार इसे चुआड़ विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। यह विद्रोह 1832 और 33 के दौरान बंगाल राज्य के मिदनापुर जिले के धालमुम और जंगल क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया था और इसीलिए इस विद्रोह का नाम गंगा नारायण का हंगामा नाम दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, क्लियर। चुआड़ विद्रोह की बात कर रहे हैं जिसे भूमिज विद्रोह भी कहते हैं, और 1832 और 33 में यह हुआ था। ठीक है, भूमिज विद्रोह। क्लियर है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता कि चुआड़ विद्रोह या फिर भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया था, गंगा नारायण सिंह ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा की रांची जेल में मृत्यु का कारण क्या बताया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कई बार आप लोगों को क्लास में बताया गया है। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 में हुई थी और 15 नवंबर 1875 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। इनकी मृत्यु 9 जून 1900 में हुई थी और अंग्रेजों के द्वारा स्लो पॉइजन देकर रांची जेल में इन्हें मार दिया गया था। अंग्रेजों के द्वारा स्लो पॉइजन देकर इन्हें मार दिया गया था और कारण बताया गया था कि बिरसा मुंडा को हैजा हुआ था, इसीलिए बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या, हैजा। ठीक है,
तो 15 नवंबर 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। 9 जून 1900 में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु नहीं हुई थी, अंग्रेजों के द्वारा इन्हें मार दिया गया था। कारण क्या बताया गया था? हैजा। हालांकि हैजा का कोई भी सिम्टम्स इनके शरीर से नहीं देखने को मिला था। ठीक है, तो बिरसा मुंडा, जिसे हम लोग भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोगों ने झारखंड की स्थापना की है। तो आप लोग सभी जानते होंगे भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था जिसका आप आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बसिया थाना के कुम्हारी गांव से जूरी पंचायत के सदस्यों को संबोधित करते समय तेलगा खड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार कर किस जेल में भेज दिया गया था? तेलगा खड़िया को पुलिस ने कौन से जेल में? कोलकाता जेल में भेजा था। कहां पे? कोलकाता जेल में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी, कोलकाता जेल। ठीक है, आइए बात करते हैं। अगर हम लोग तेलगा खड़िया की बात करते हैं, 9 फरवरी 1806 में इनका जन्म हुआ था। 23 अप्रैल 1880 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्हें जो है वो कहां पे? तो कोलकाता जेल भेज दिया गया था। ठीक है, इनके द्वारा खड़िया विद्रोह किया गया था 1850 से 1860 के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की थी? बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा जो है वो प्रदान की थी? बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक का नाम क्या है? जयपाल नाग। ऑप्शन सी। एक गुरु की पहचान उसके छात्र से होती है और एक छात्र की पहचान उसके गुरु से होती है। ठीक है, एक गुरु की पहचान उसके शिष्य से होती है और एक शिष्य की पहचान उसके गुरु से होती है। तो अगर हम लोग बात करें भगवान बिरसा मुंडा की, तो भगवान बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा किन्होंने प्रदान किया था? जयपाल नाग ने प्रदान किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर दिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मुंडा जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? बताएंगे कि मुंडा जनजाति के जो महिलाएं हैं वो जो वस्त्र पहनती है उसको क्या कहते हैं? आप लोग देखे होंगे मुंडा जनजाति या फिर मुंडा समुदाय की जो महिलाएं हैं वो साड़ी की तरह ही एक वस्त्र पहनती है, लेकिन उनका पहनने का जो ढंग है वो थोड़ा अलग किस्म का रहता है। होता वो साड़ी ही है, लेकिन उनके पहनने का जो ढंग है वो कुछ अलग होता है और उसको क्या कहते हैं? परिया कहते हैं। क्या कहते हैं? परिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप देखेंगे मुंडा जनजाति के महिलाएं हैं और आप देखेंगे ये साड़ी ही पहनी हुई है, लेकिन इनके पहनने का ढंग जो है वो थोड़ा सा अलग है और इस साड़ी को क्या कहा जाता है? परिया कहा जाता है। ठीक है, तो मुंडा जनजाति के जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं वस्त्र पहनती है, इस वस्त्र को परिया कहते हैं। क्या कहते हैं? परिया। ऑप्शन ए परिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संथाल लिपि, संथाल की जो लिपि है, संथाली भाषा की ओल चिकी का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्लास में तो 50 बार आप लोगों को ये क्वेश्चन बताए होंगे, 50 बार। किस पंडित रघुनाथ मुर्मू जी के द्वारा ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया गया था? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। और इस क्वेश्चन का जिसने आंसर गलत किया है, बाबू डूब के मर जाओ पानी में, चुल्लू भर पानी में डूब लो। पढ़ा रहे हैं तो तब क्या कर रहा था? पंडित रघुनाथ मुर्मू बिल्कुल सही आंसर। एकदम 3 नंबर देने वाला क्वेश्चन है, 3 नंबर। बहुत ही आसानी से 3 नंबर दे के जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, पंडित रघुनाथ मुर्मू, ये आप देख सकते हैं पंडित रघुनाथ मुर्मू, और इन्हीं के द्वारा ओल चिकी लिपि का खोज किया गया था। ओल चिकी लिपि के जनक, ओल चिकी लिपि के आविष्कारक, ओल चिकी लिपि के पिता पंडित रघुनाथ मुर्मू। जन्म 1905 में, मृत्यु जो है वो 1982 में। ठीक है, चलिए संथाल युवा छात्रावास को क्या कहा जाता है? संथाल जनजाति के
जो छात्रावास होती है उसे धूमकुड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? धूमकुड़िया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संथाल जनजाति में जो छात्रावास होती है उसे धूमकुड़िया कहा जाता है। आप बहुत ही आसानी से इसका सही आंसर दे सकते हैं, बहुत ही आसानी से। बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धूमकुड़िया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और क्या क्वेश्चन था? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? मिलान देखते हैं। बैद्यनाथ मंदिर देवघर में है, बिल्कुल सही है। बासुकीनाथ मंदिर दुमका में है, बिल्कुल सही है। जगन्नाथ मंदिर रांची में है, बिल्कुल सही है, यहां से रथ यात्रा भी निकलती है। तो ये तीनों सही है। अगर बैद्यनाथ मंदिर की बात करें दुमका में है, हाँ जी। बासुकीनाथ मंदिर की बात करें देवघर, बैद्यनाथ मंदिर देवघर में है, बासुकीनाथ मंदिर दुमका में है, बिल्कुल सही है। जगन्नाथ मंदिर रांची में है, यहां से रथ यात्रा भी निकलती है। ठीक है, हल्दी घाटी मंदिर, ऐसा कोई मंदिर ही झारखंड में नहीं है। झारखंड में हल्दी घाटी बोल के कोई भी मंदिर नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो मिलान है वो गलत है। झारखंड में हल्दी घाटी बोल के कोई भी मंदिर नहीं है। हल्दी घाटी का एक युद्ध भले ही हुआ था, वो अलग बात है, लेकिन मंदिर नहीं है झारखंड में। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बैद्यनाथ मंदिर देवघर में है, बासुकीनाथ मंदिर दुमका में है, जगन्नाथ मंदिर रांची में है, लेकिन हल्दी घाटी मंदिर बोल के कोई भी मंदिर हमारे झारखंड में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना कहां पे किया गया था? अब ये क्वेश्चन आप लोगों को समझने वाला क्वेश्चन है। इसका 3 नंबर आप लोगों को फ्री में मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है वो गलत है। क्यों? इसके ऑप्शंस गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान अगर हम लोग बात करें, डाल्टनगंज और हजारीबाग दोनों जगह राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना की गई थी। डाल्टनगंज में भी किया गया था, हजारीबाग में भी किया गया था। अब यहां पे सही आंसर हम लोग क्या दें? तो इसका आप लोगों नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान, या फिर हम लोग बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो इसका सही आंसर मुझे भी नहीं पता है। हो सकता है कि इसका कुछ सही आंसर हो, लेकिन मुझे इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, चलिए डैश पाकुड़ से संबंधित थे जिन्हें बहावी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास हुआ था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इब्राहिम मंडल। इब्राहिम मंडल बिल्कुल सही आंसर होगा। इब्राहिम मंडल जो है वो पाकुड़ से संबंधित थे जिन्हें बहावी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। चलिए, निम्न में से किस स्थान को किंगफिशर, किस स्थान में किंगफिशर पक्षी पाई जाती है, बताएंगे? तो अगर हम लोग किंगफिशर पक्षी की बात करें तो आपको झारखंड में एक पक्षी अभयारण्य देखने को मिलेगा। और हमारे झारखंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे झारखंड में केवल एक ही पक्षी अभयारण्य है। बर्ड सेंचुरी की अगर बात करते हैं तो झारखंड में एक ही बर्ड सेंचुरी है, जो कि है उदभा बर्ड सेंचुरी। और ये उदभा बर्ड सेंचुरी है कहां पे? साहिबगंज जिले में है, झारखंड के साहिबगंज जिले में। उदभा बर्ड सेंचुरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उदभा पक्षी अभयारण्य, और इसी पक्षी अभयारण्य में किंगफिशर पक्षी जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? आइए, तो हम लोग बात करते हैं किंगफिशर पक्षी की। ये आप किंगफिशर पक्षी की तस्वीर देख रहे हैं, और ये कहां पे पाई जाती है? उदभा बर्ड सेंचुरी में। उदभा बर्ड सेंचुरी कहां पे है? तो उदभा बर्ड सेंचुरी जो है वो साहिबगंज जिले में है। ठीक है, तो अगर हम लोग आंसर की बात करते हैं, यहां पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता, उदभा पक्षी अभयारण्य यानी उदभा बर्ड सेंचुरी। ठीक है, और आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का भी सही आंसर दे सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सुधीर नारायण सिंह किस कला से जुड़े हुए? सुधीर नारायण सिंह नृत्य से जुड़े हुए हैं और ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नृत्य कला से जुड़े हुए हैं। ये आप सुधीर नारायण सिंह की अगर हम लोग बात करते हैं, नृत्य कला से जुड़े हुए हैं और छाऊ नृत्य से जुड़े हुए हैं। छाऊ नृत्य से सुधीर नारायण सिंह की अगर हम लोग बात करें तो छऊ नृत्य से जुड़े हुए हैं। अच्छा, छऊ नृत्य की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, छऊ नृत्य झारखंड का ये एक ऐसा नृत्य है जिसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले से इसकी उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। असुर जनजाति में मृत शरीर को कहां दफनाया जाता है? असुर जनजाति में पहले तो मृत शरीर को दफनाया जाता था, आज के टाइम पे असुर जनजाति में जो शरीर है उनको जलाया जाता है। तो शासन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। ठीक है, कई लोग उसे शमशान भी कहते हैं। ठीक है, कई लोग उसे शमशान भी कहते हैं। ऑप्शन में शमशान नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होता, शासन। आज के टाइम पे जो असुर जनजाति के लोग हैं वो लोग शरीर को जला देते हैं, लेकिन पहले वो लोग मिट्टी में शरीर को दफना देते थे। शासन कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आइए, पंचायती राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में आदिवासियों की अवैध रूप से बेची गई भूमि को बहाल करने की जिम्मेवारी किसकी है? देखिए, सबसे निचले स्तर की अगर हम लोग बात करें, सबसे निचले स्तर में ये जो जिम्मेवारी है वो ग्राम सभा की है और ग्राम सभा के बाद ये जिम्मेवारी उपायुक्त की है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे ग्राम सभा की। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बेची गई भूमि है उसे फिर से बहाल करने की जिम्मेवारी ग्राम सभा की। किसकी है? ग्राम सभा की। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किस पेंटिंग में देवी का चित्रण है? सिक्की का, यानी देवी है। तो कौन से पेंटिंग में? सोहराय पेंटिंग में, गंजू पेंटिंग में, कोहबर पेंटिंग में? अगर आप लोग झारखंड के चित्रकला के बारे में पढ़े होंगे, झारखंड के इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स के बारे में पढ़े होंगे, तो आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर मालूम होता, कोहबर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप कोहबर पेंटिंग देख सकते हैं और आप जब कोहबर पेंटिंग को देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे देवी देवताओं का चित्रण जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह है कोहबर पेंटिंग और इस पेंटिंग में देवी देवताओं का चित्रण जो है वो देखने को मिलता है। ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें, कोहबर पेंटिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोहबर पेंटिंग में देवी देवताओं का चित्रण देखने को मिलता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस स्थान से कर्क रेखा जो है वो गुजरती है? ठीक है, अगर हम लोग कर्क रेखा की बात करें, झारखंड के 6 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने जिलों से होकर? 6 जिलों से होकर। ठीक है, एल एल जी आर आर बी, ये आप लोगों को ट्रिक बताया गया था कि ये जो 6 जिले हैं वो यही 6 जिले हैं। एल एल जी आर आर बी। एल एल जी का मतलब है लातेहार, लोहरदगा, गुमला और आरआरबी का मतलब है रांची, रामगढ़, बोकारो। तो यही झारखंड के 6 जिले हैं, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़, बोकारो। अगर नेतरहाट की बात करें, ये लातेहार में है, यहां से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और मांझी की बात करें, ये रांची में है, यहां से कर्क रेखा गुजरती है। और गोला की बात करें, ये रामगढ़ में है, यहां से भी कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इन सभी से। नेतरहाट जो कि लातेहार में है, तो लातेहार से कर्क रेखा गुजरती है। और मांझी जो कि रांची में है, तो रांची से भी कर्क रेखा गुजरती है। गोला जो कि रामगढ़ में है, रामगढ़ से भी कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन सभी जगहों से कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। ठीक है, क्लियर है? अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता कि कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है, झारखंड के 6 जिलों से होकर। कितने जिलों से होकर? 6 जिलों से होकर। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़, बोकारो। ठीक है, चलिए, छोटानागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता भारतीय संविधान सभा के सदस्य बने थे? हम लोग बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। किन्हें? जयपाल सिंह मुंडा को।
रिसेंटली हम लोग 2-4 दिन पहले जयपाल सिंह मुंडा के बारे में देखे थे। एक अलग से सेशन लिया गया था आपके एग्जाम के लिए जयपाल सिंह मुंडा का, जिसमें हम लोग जयपाल सिंह मुंडा के जीवन के बारे में देखे थे। तो वहां पे आपको बताया गया था कि जयपाल सिंह मुंडा को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। जयपाल सिंह मुंडा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये भी बहुत एक आसान क्वेश्चन है और आप बिल्कुल सही आंसर इसका दे सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कहां पे हुआ था? झारखंड के खूंटी जिले में 3 जनवरी 1903 को, याद रहेगा 3 जनवरी 1903 को। ठीक है, आइए, कौन सा जिला बटाने जलाशय परियोजना से जुड़ा हुआ है? बताएंगे। बटाने जलाशय परियोजना, इस परियोजना से कौन सा जिला जुड़ा हुआ है? अगर हम लोग बात करते हैं बटाने जलाशय परियोजना की, तो बिल्कुल पलामू इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पलामू जुड़ा हुआ है बटाने जलाशय परियोजना से। ठीक है, आइए, झारखंड के पलामू जिले में बटाने जलाशय परियोजना है। यह परियोजना छतरपुर हरिहरगंज प्रखंड की सीमा पर स्थित है। इस परियोजना से जुड़ी कुछ बातें, 1980 में यह बड़ा डैम 4 दशक प्रभावी नहीं रहा है। ठीक है, उतना अभी प्रभावी नहीं रहा है, बाकी आप लोग ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बटाने जलाशय परियोजना ये कहां पे है? पलामू में है, याद रहेगा सभी को। बटाने जलाशय परियोजना पलामू में। ठीक है, आगे बात करते हैं। झारखंड में आदिवासी जनजातियों के फूलों का त्योहार का नाम क्या है? फूलों का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? सरहुल। आप सभी को पता होगा सरहुल को फूलों का त्योहार कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, फूलों का त्योहार किसे कहते हैं? सरहुल को। ठीक है, फूलों का त्योहार किसे कहते हैं? सरहुल को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन बी सरहुल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे सकते थे। ठीक है, चलिए, तो ये आप देख सकते हैं सरहुल जो है वो जनजातीय लोगों के द्वारा मनाई जाती है और इसे जो है वो फूलों का त्योहार कहते हैं। क्या कहते हैं? फूलों का। तो अच्छा, आप में से कितने लोग इसका नाम मुझे बता पाएंगे? इसके लिए जीआई टैग इसे दिया जाएगा, इसके लिए अप्लाई भी किया गया है जीआई टैग के लिए। आप लोगों को करंट अफेयर्स के सेशन में बताया जा चुका है। बताएंगे, ये जो बजा रहे हैं, तो ये जो गोल घेरा मैंने किया, इसका नाम क्या है? ये ढोल नहीं है। ठीक है, कोई भी कमेंट नहीं करेगा ढोल, ये ढोल नहीं है। ये आदिवासी जनजातीय लोगों के द्वारा बजाई जाती है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है मांदर। क्या नाम है? मांदर। इसे क्या कहते हैं? मांदर। ढोल आप देखेंगे बीच में फूला हुआ रहता है, इस प्रकार से ढोल इस प्रकार से फूला हुआ रहता है। ये देखेंगे फ्लैट है, फ्लैट। तो ये ढोल नहीं है, इसका नाम क्या है? मांदर। ठीक है, इसे जीआई टैग के लिए अप्लाई किया गया है झारखंड से। आइए, वन अधिकार अधिनियम के अनुसार शीर्षक अधिकारों के तहत दी गई भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा क्या है? 4 हेक्टेयर। ऑप्शन डी, 4 हेक्टेयर जो है वो अधिकतम सीमा है। आप कितनी सीमा का मालिक बन सकते हैं, कितनी भूमि का मालिक बन सकते हैं? 4 हेक्टेयर का। ठीक है, तो ऑप्शन डी 4 हेक्टेयर बिल्कुल सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, और ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, और क्या क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से? उद्भा पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? अभी बात करके आए हैं उद्भा पक्षी अभयारण्य, किंग फिशर पक्षी, अभी बात किए हैं ना। किंग फिशर पक्षी कहां पे? उद्भा बर्ड सेंचुरी में। कहां पे है? साहिबगंज में। ऑप्शन सी बिल्कुल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फ्री के 3 नंबर, फ्री के 3 नंबर ये क्वेश्चन आपको दे के गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उद्भा बर्ड सेंचुरी की बात करते हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा साहिबगंज। ठीक है, चलिए, झारखंड के किस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त? बहुत ही आसान क्वेश्चन, छऊ नृत्य। छऊ नृत्य, ऑप्शन डी। ये भी फ्री के नंबर हैं, फ्री के नंबर हैं बिल्कुल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर, छऊ नृत्य। बताइए कितना आसान पेपर था आपका और आप लोग बता रहे हैं कि सर पेपर बहुत टफ था। चलिए, संथाल, मुंडा और हो खड़िया भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, जबकि उरांव, कोरबा और पहाड़िया किस भाषा परिवार से? द्रविड़ भाषा, द्रविड़ भाषा परिवार से। ऑप्शन सी, किस भाषा से? द्रविड़ भाषा से। ठीक है, उरांव, कोरबा, पहाड़िया किस भाषा से? द्रविड़ भाषा से, याद रहेगा। चलिए,
किस संगठन का नाम बदलकर आदिवासी महासभा किया गया था? आदिवासी महासभा की स्थापना 1938 में की गई थी, 1938 में। और इसके पहले आदिवासी महासभा का नाम छोटानागपुर उन्नति समाज था। क्या था? छोटानागपुर उन्नति समाज। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आदिवासी महासभा का स्थापना 1938 में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? जयपाल सिंह मुंडा। याद रहेगा, आदिवासी महासभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? जयपाल सिंह मुंडा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छोटानागपुर उन्नति समाज के नाम को बदलकर ही आदिवासी महासभा किया गया। ठीक है, क्लियर है? आइए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में झारखंड के लिए अनुमानित जीएसडीपी की स्थित मूल्य दर पर वृद्धि क्या है? इसे हम लोग ऑप्शन डी मानकर चल रहे हैं। एक्चुअली ये 7.8 था, लेकिन अभी हम लोग इसे 7.7 मानकर चल रहे हैं। हो सकता है कि ये ऑप्शन गलत भी हो। ठीक है, मुझे जहां तक लग रहा है इसका सही आंसर ऑप्शन डी 7.7% होना चाहिए। अगर ये गलत है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, कंफर्म नहीं है कि 7.7% ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हो सकता है कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी 7.7% हो, क्योंकि जो कंफर्म नहीं है वो क्लियर आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये जो है कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस स्थान पर तिरुपति देवस्थानम ने तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रकृति बनाने की घोषणा? यानी ये पूछा जा रहा है तिरुपति बालाजी की मंदिर झारखंड में कहां बनेगी? बिल्कुल सही आंसर देवघर। देवघर में तिरुपति बालाजी का मंदिर बनाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं तिरुपति बालाजी की मंदिर। ठीक है, और कुछ इसी प्रकार से देवघर में भी तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन डी यहां पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। तिरुपति बालाजी मंदिर कहां पे बनाया जाएगा? देवघर में। कहां पे? देवघर में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, अच्छा, अगला पूछा रहा है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। क्या? समझिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत 2 नर्सिंग कॉलेज कहां पे बनाए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 2 नर्सिंग कॉलेज झारखंड में कहां पे बनाए जा रहे हैं? कोडरमा में और दुमका में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोडरमा में और दुमका में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 2 नर्सिंग कॉलेज झारखंड में बनाए जा रहे हैं, एक कोडरमा जिले में, दूसरा दुमका जिले में। कोडरमा जिसे भारत की माइका कैपिटल कहते हैं, अभ्रक राजधानी। दुमका जो कि झारखंड की सब कैपिटल है, झारखंड की उपराजधानी है। तो कोडरमा और दुमका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तेनूघाट तापीय विद्युत परियोजना की कुल स्थापित बिजली क्षमता क्या है? तेनूघाट थर्मल पावर प्लांट के बारे में पूछा जा रहा है। तेनूघाट थर्मल पावर प्लांट की अगर हम लोग बात करें, बोकारो जिले में है। कहां पे है? बोकारो जिले में। याद रहेगा, तेनूघाट थर्मल पावर प्लांट कहां पे है? बोकारो जिले में। और 210 मेगावाट इसकी क्षमता है और 2 प्लांट है, तो 420 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 420 मेगावाट। तेनूघाट थर्मल पावर प्लांट की 2 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 2 यूनिट। एक यूनिट की कैपेसिटी कितनी है? 210 मेगावाट। एक यूनिट की कैपेसिटी 210 मेगावाट, तो 2 यूनिट की कैपेसिटी 420 मेगावाट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रहेगा, तेनूघाट थर्मल पावर प्लांट कहां पे है? बोकारो में है। 420 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, 210 करके 2 यूनिट इसकी चल रही है। क्लियर? ऑप्शन सी 420 मेगावाट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन झारखंड के बोकारो जिले में है
और इसकी अगर हम लोग कैपेसिटी की बात करें 210 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। 2 यूनिट है, एक यूनिट की कैपेसिटी 210 मेगावाट है, 2 यूनिट है यानी 420 मेगावाट इसकी कैपेसिटी हो गई। और 1996 में पहला यूनिट शुरू हुआ था, 1997 में दूसरा यूनिट शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आइए, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाती है। ठीक है, इस योजना के तहत प्रति छात्र कितना स्टाइपेंड मिलता है? 2500 रुपये आप लोगों को बताया गया था, 2500 रुपये, ऑप्शन ए। ठीक है, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रों को क्या किया जाता है? छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और उन्हें हर महीने 2500 रुपये का स्टाइपेंड जो है वो मिलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये था लास्ट क्वेश्चन। कोयला मंत्रालय के द्वारा ईसीएल का क्या मतलब है? ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ईसीएल के द्वारा भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट परियोजना का संचालन कहां किया जा रहा है? ठीक है, क्या होगा? जामतोड़ा कस्ता कोल ब्लॉक, ऑप्शन सी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन सी, जामतोड़ा कस्ता कोल ब्लॉक। ईसीएल का फुल फॉर्म आप लोग याद रखें, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जामतोड़ा कस्ता कोल ब्लॉक। ठीक है, तो ये वो 40 क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों से 21 सितंबर के एग्जाम में सीजीएल में पूछा गया था, पेपर 3 में। आप सभी को पता होना चाहिए पेपर 3 में 40 क्वेश्चन थे झारखंड जीके के, और यही वो 40 क्वेश्चन थे जिन्हें आप बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते थे। 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको थोड़े टफ लगे होंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका आप आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते थे। ठीक है, तो आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा और सभी क्वेश्चंस आप लोग समझ गए होंगे, और किस प्रकार से आने वाले एग्जाम में लेवल जो है वो रहने वाला है, किस प्रकार में आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।